नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग दोनों तरह से बात करते हैं, कुछ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की भी कर लेंगे और कुछ डोमेस्टिक भी कर लेंगे। तो आपने देखा कि बुझते बुझते चिराग किसान आंदोलन का बुझ सा गया और लगभग आंदोलन ख़त्म है। और इस बार ऐसा लगा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ थी और बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे कि ये सब कुछ ना कुछ होगा। और पूर्व में मोदी जी बोल चुके हैं, पिछले साल की 18 महीने हैं चुनाव के और 18 अध्याय महाभारत के, आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ कांड किए जाएंगे चुनावों के पहले। तो उस कड़ी में किसान आंदोलन भी एक था और कुछ इनपुट्स ऐसे भी मिले थे आईबी के कि ये किसानों की प्लानिंग ये थी कि ये जाकर के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ जाएंगे जैसे पिछली बार बैठे थे। और जो एक युवा तथाकथित नेता हैं सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के, तो उन नेताजी की एक यात्रा चल रही है, तो भारत तोड़ो मरोड़ो जोड़ो उस टाइप की कुछ है कहानी। तो उनका प्लान ये था कि अब ये यात्रा से तो कुछ उखड़ नहीं रहा है, उनको खुद नहीं समझ में आता है कब चलती है कब रुक जाती है, कहाँ पहुंची है, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो बहरहाल नेता हैं तो कुछ करना है, तो वो एक कहावत थी हम लोगों के यहाँ बचपन में ना, वो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो इस तरह से इनको भी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो एक यात्रा लेके मैया का नाम। तो वो एक यात्रा लेके निकल पड़ते हैं कभी भी। तो प्लान इनका ऐसा था कि ये इस यात्रा को लेकर के आएंगे और धीरे से मोड़ करके ये जो फालतू के लोग किसान बन के बैठे हुए हैं, तो इनके साथ ये सिंगू बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठेंगे और सब मिल करके खूब हंगामा करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार ने खट्टर जी को हिंदी में समझा दिया था शायद कि हरियाणा पार होना नहीं चाहिए, और खट्टर साहब को पहली बार ऐसा लगा कि हाँ भाई हरियाणा में एक मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की, सारे जो पंजाब से किसान बन के निकले थे तो उनको हरियाणा बॉर्डर पे रोक करके और दो चार दिन अच्छी सेवा वेवा की है और हर तरह का भोग प्रसाद उनको खिलाया है, और उससे तृप्त होकर के वो सब अब यात्रा का आगे, मतलब आंदोलन का विचार त्याग के अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए, एक समस्या खत्म हुई है देश की कि एक फसाद तो ठंडा करके भेज दिया गया। और इस बार कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए सरकार की तरफ से वैसा था। हरियाणा के अंदर जो किसान यूनियंस थी उनको कम्युनिकेट कर दिया गया और हरियाणा की किसानों का अच्छा खासा विरोध नज़र आया इन तथाकथित किसानों को लेके। क्योंकि पिछली बार हुआ ये था कि हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये पंजाब के जो किसान आंदोलनकारी हैं ये हरियाणा के गांव-गांव से, छोटे-छोटे रास्तों से, इधर-उधर से, खेतों से कूदते फांदते निकल करके दिल्ली पहुंच गए थे। इसमें इनका साथ और सहयोग हरियाणा के किसान आंदोलन, मतलब किसान यूनियंस वगैरह और एक तबके ने दिया था, जिस कारण से हरियाणा सरकार बहुत ज़्यादा इनको रोकने में सक्षम हो नहीं पाई थी। लेकिन हुआ ये कि हरियाणा के लोगों को बाद में एहसास हुआ कि ये सब कर कुरा करके ये पहुंच गए, और उस चक्कर में रास्ते में हरियाणा में लोगों के खेती को नुकसान किया, उनके खेतों से ट्रैक्टर दौड़ाते हुए लेके गए। और जो हरियाणा के बहुत सारे युवा हैं उन्हें भी अपने साथ ये आंदोलनकारी बना के ले गए। और वो युवा जो हैं वो जब, अच्छा हरियाणा में क्या है कि बड़ा एक सोचा समझा टाइप का समाज है और उनके बड़े सेट गोल्स और टारगेट्स होते हैं अपने बच्चों को लेके, अपने युवाओं को लेके। इसलिए हरियाणा के आप देखेंगे तो युवा आपको आर्मी में भरपूर मिल जाएंगे। सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, ये सीएपीएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ और दुनिया भर की,
इनमें मिल जाएंगे, पुलिस में मिल जाएंगे। इसके अलावा उनका स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा वो है, हर तरह के स्पोर्ट्स में आपको हरियाणा के युवा मिल जाएंगे। और इस टाइप का एक कल्चर है उनके यहाँ कि खाओ पियो बढ़िया, अपना शरीर को मजबूत बनाओ, मेहनत करो और कहीं ना कहीं आप अचीव करो कुछ ना कुछ लाइफ में। लेकिन इन आंदोलनकारियों के साथ वहां के युवा जब पिछली बार आंदोलन करने के लिए पहुंचे और गांव लौट के आए, तो उनको यह एहसास हुआ घर वालों को कि इन बच्चों ने जम के शराब पीना सीख लिया है और ज्यादातर को ड्रग्स की आदत लग गई है। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें इन दो चीजों की भरपूर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो इस बार हरियाणा के लोग भी तैयार बैठे थे कि घुसने नहीं देंगे हम इन लोगों को, और हमारे बच्चों को और युवाओं को तो बिल्कुल साफ मना था कि कोई इनके साथ जाएगा नहीं। कई जगहों पे तो जो युवा हैं वो तक सड़कों पे आ गए थे कि बिल्कुल तुम लोग घुसो एक बार, हम लोग लठ लेके खड़े हैं, इस बार तुम लोगों को हरियाणा से पार नहीं होने देंगे। तो एक माहौल हरियाणा में बन चुका था। लगभग ऐसा ही काफी कुछ माहौल पंजाब में भी बना हुआ था। कुछ वीडियोस हमने आपने देखे कि 35 से 40 हजार रुपए एक किसान को दिया जा रहा था महीने का, वहां धरने के लिए बैठने के लिए, प्लस खाने पीने की हर चीज की पूरी व्यवस्था। तो पंजाब में भी उनको लोग लाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो इस बार माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था, और इस बार देश का माहौल ओवरऑल बहुत डिफरेंट है। आपने राम मंदिर का आंदोलन वो देखा, इनॉग्रेशन देखा, और उसके बाद से जो एक जागरण आया है मतलब भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, सनातनी समाज में, वो एकदम से एक उभर के सामने आया है। और अब ऐसी चीजें देश और समाज झेलने को, बर्दाश्त करने को या एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये तो रही बात डोमेस्टिक लेवल पे कि भारत का जो समाज है वो काफी हद तक एकजुट होकर के खड़ा हो गया है, और एक अंदर ही अंदर एक करंट जो है वो महसूस हो रहा है। जितने भी एनालिस्ट्स हैं आज की डेट में, अगर आप उनका एनालिसिस करें कि इस बार बीजेपी को या मोदी जी को कितनी सीट्स मिलनी है, तो उन्होंने 370 पार का नारा लगाया है। और ज्यादातर जो एनालिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई एक इस बार 370 पार सच में बहुत मुमकिन लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ट्रेडिशनली जिन इलाकों में अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती आई है ज्यादातर सीटों पे, जैसे गुजरात की मैक्सिमम सीट्स बीजेपी निकालती है, राजस्थान की निकालती है, मध्य प्रदेश की निकालती है, उत्तर प्रदेश की निकालती है, बोले यहाँ पे इनको कोई लॉस होता दिख नहीं रहा है। इस बार उल्टा बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इवन तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट्स में जहां पे कि ट्रेडिशनली बीजेपी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, उन स्टेट्स के अंदर भी एक अच्छी खासी लीड या ग्रोथ मिलने की पूरी पूरी चांसेस हैं। केरल जैसे राज्य के अंदर भी बीजेपी को गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे ये लोग जो कारण बता रहे हैं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं एक आम वोटर और एक आम व्यक्ति के दिल में, दिमाग में वो एक राम मंदिर की छवि आ जाती है, और उसको लगता है कि जो 500 सालों में नहीं हो पाया वो जिस आदमी ने कर दिखाया है, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना है। तो वो एक माहौल बना हुआ है। अब इससे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत में तो चलिए ठीक है, चीज़ें सॉर्टेड दिख रही हैं, ठीक ठाक दिख रही हैं चुनावों को लेकर के। अब हम पड़ोस में आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो क्या है कि एक अजूबा टाइप का चीज़ बन गई है। किसने बनाई, कैसे बनाई और क्या सोच के बनाई, अब तो खुद पाकिस्तान वाले भी सोच रहे हैं इस बारे में कि ऐसा कैसे हो गया है। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इमरान खान की सरकार आई, तो इमरान खान से कुछ भले की उम्मीद तो किसी को होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी बुद्धि का क्या किया जाए, तो उन लोगों ने बड़ा कल्पना कर ली कि इमरान खान आया है तो वो बहुत कुछ कर डालेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि उसने 92 में वर्ल्ड कप जीता था। तो भाई लोग जिता लाए उसको। अब 3 साल, 3.5 साल वो सरकार में रहा,
और 3 साढ़े 3 साल में पाकिस्तानियों को ऐसा लगने लगा कि यार इसने तो ऐसी तैसी कर दी है, जो कर्ज है, डेट है कंट्री के ऊपर, वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। वो बातें होने लगी कि आज तक जितना कर्जा लिया गया उसका 45% कर्जा तो इसने 3 साल में ले लिया है। ऐसे ही इनका जो डॉलर की वैल्यू थी वो 160-160 रुपए तक पहुंच गई थी इमरान खान के टाइम पे, और महंगाई बढ़ने लगी थी। तो धीरे 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 सुगबुगाहट होने लगी। कोरोना आया, कोविड इमरान खान के दौर में आया, तो भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। हालांकि वहाँ की मीडिया और आर्मी ने मिल करके बहुत सारी खबरों को दबा दिया, और आज भी पाकिस्तानी मानते हैं कि कोरोना में हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो भाई अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने अपनी तरफ से सबसे पहला कदम जो उठाया था कोरोना के लिए, तो उसने ये घोषणा कर दी थी कि हर मेजर शहर के पास 100-100, 150-150 एकड़ के कब्रिस्तान हमने बना दिए हैं, जो मरेंगे उनको वहां दफन कर दो। बाकी इलाज की कोई व्यवस्था करने की क्षमता तो थी नहीं, जमीन अलॉट कर दी थी कब्रिस्तानों के लिए। तो ये तैयारी थी, और पता नहीं उसमें से कितने कब्रिस्तान कितने भरे, वो कोई पाकिस्तानी बताने को तैयार नहीं है। बहरहाल इमरान खान से कुछ लोग परेशान थे, फिर उसके बाद आर्मी वाले भी परेशान हो गए इमरान खान से। अब ये भी अपने आप में खूबी है कि पाकिस्तान की आर्मी, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, उसको परेशान करने की क्षमता किसी नेता में हो जाए। अच्छा, ये खुजली हो जाती है वहाँ के नेताओं को। कई बार उनके नेता जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम करते हैं, और उसके बाद फिर आर्मी उनको जूते मार के बाहर निकालती है। तो वैसे ही फिर इमरान खान को निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो उसके बाद उनको ये समझ में आया कि अभी 1.5 साल बाकी हैं, तो सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ करके चिड़ियाघर में जमा करके इन्होंने बोला तुम लोग सरकार चलाओ। तो शहबाज शरीफ को उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और एक अजायब घर टाइप की सरकार छोड़ दी लोगों के ऊपर। तो जो डॉलर 160 रुपए का था वो 300 रुपए के आसपास पहुंच गया। अब पाकिस्तानी चीखते चिल्लाते घूम रहे। आटे का ऐसा हाल था कि मतलब 200 रुपए किलो तक आटा। किलोमीटरों में लाइन लगी है 5 किलो आटे की थैली खरीदने के लिए सरकारी रेट पे। सरकारी रेट भी मतलब 200 रुपए किलो बाजार में था, तो सरकारी 150 रुपए किलो था आटा। 300-300, 400-400 रुपए किलो आलू बिक रहा है, दूध 250 रुपए किलो, एक एक अंडा 60-60, 70-70 रुपए का। तो इस टाइप की हालत में शहबाज शरीफ ले आए। अब पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। चलो बहरहाल सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ 5 साल का, तो बोले अब चुनाव होगा। तो केयर टेकर सरकार आ गई। केयर टेकर सरकार में एक टेम्पररी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो आर्मी ने अक्कड़ बक्कड़ किया, और उसके बाद कक्कड़ को ला के बैठा दिया। तो अक्कड़ बक्कड़ से कक्कड़ वाले एक प्राइम मिनिस्टर बने, वो 6 महीना चले रहे। हालात नहीं सुधरे पाकिस्तान के, वो वैसे ही बद से बदतर। अब इनको फिर से लॉलीपॉप दिया कि चुनाव हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार आ जाएगी। सरकार आ जाएगी तो आईएमएफ जो है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार आ जाएगी तो आईएमएफ उसके साथ बात कर लेगा, बात करके हमें लोन दे देगा। वो हमें लोन दे देगा तो वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे देगा, वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे देगा तो सऊदी अरब और बाकी लोग भी हमें लोन देने लगेंगे, और ये लोग लोन देने लगेंगे तो चाइना भी लोन देने लगेगा, और सब कुछ एज इट इज चलने लगेगा। अब चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद ये हुआ है कि 8 तारीख से आज 27 तारीख, 20 दिन हो गए हैं। कुछ सरकार का अता पता ही नहीं है, कौन जीता है, किसको कितनी सीट मिली है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार है, कौन नहीं है। हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए तू बन तू बन तू बन ये चल रहा पाकिस्तान के अंदर। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि उस कुर्सी के नीचे प्राइम मिनिस्टर की आग ऐसी लगी हुई है कि कोई बैठना नहीं चाहता है उस पर। फिर इन लोगों ने शायद सुना है कि शहबाज शरीफ को बनाने का निश्चय किया है। वही एक वाहिद मूर्ख आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो इस हालात में भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने को तैयार है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरा बड़ा भाई नवाज शरीफ जब तक जिंदा है मेरे को बनने को मिलेगा नहीं। तो वो आग में कूदने को तैयार है। बहरहाल शहबाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम, उनकी खबर कंफर्म हो गई है कि वो पंजाब की मुख्यमंत्री बन रही हैं, और
मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब देखना है कि इनका होता क्या है, क्योंकि अभी भी आईएमएफ इनको क्या देगा, कितना देगा, इनकी मैक्सिमम $6 बिलियन की कोई बातचीत है आईएमएफ के साथ। पिछले जो लोन पैकेज इन्होंने नेगोशिएट किया था उसमें से 2 ढाई 3 कुछ मिल चुका है, बाकी का 3 वीन मिलना है। उससे इनका कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अप्रैल तक इनको कुछ $15-20 बिलियन की किस्तें वो करनी है, पे करनी है कर्जों की। तो बहुत उम्मीदें तो नहीं है इनको, मतलब कि इनका कुछ भला होने वाला है। ऊपर से अब इनकी हालत एक अजीब सी बन गई है। अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठे हुए हैं, तालिबान कहते हैं कि हम ये बॉर्डर ऑर्डर मानते नहीं हैं पाकिस्तान के साथ, उनके बॉर्डर को डूरन लाइन कहा जाता है। तो वो बोलते हैं ये फालतू की चीज है, हमारा बॉर्डर तो वहां अटक तक है। अब अटक जो है वो बेसिकली इनका जो इस्लामाबाद है, ये वहां तक आ जाता है। अटक मरगला हिल्स जो हैं, अगर आप इस्लामाबाद में खड़े हों तो इस्लामाबाद के पीछे आपको पहाड़ियां दिखाई देती हैं, वो पहाड़ियां मरगला हिल्स हैं। तो तालिबान का कहना है कि ये मरगला हिल्स भी हमारे इलाके के अंदर आती हैं। मतलब अगर उनके बस की चले तो वो ऊपर मरगला हिल्स में बैठे होंगे और नीचे उनको घाटी, तालिबान को घाटी में इस्लामाबाद दिख रहा होगा जो पाकिस्तान की कैपिटल है। तो वो तो खैर अंदर इनके घुस करके इनको ठोकते कूदते रहते ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब ईरान को नया शौक चढ़ा है कि जब अफगानिस्तान वाले इनको आकर के मार पीट के जा रहे हैं तो हम क्यों छोड़ें। तो ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की इनके ऊपर, ये फिर दौड़े उनके जा करके कि हमने करना है, जवाब देना है। और वही टुच्ची टाइप की हरकत जो इन्होंने बालाकोट के बाद इंडिया में की थी, कि बॉर्डर के पास प्लेन ला करके और अंदर जा करके कुछ ऐसे खाली जमीन पे 2-4 बम गिरा करके भाग आए कि देखो हमने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो हरकत की थी। अभी 2 दिन पहले पता चला कि ईरान ने फिर आकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है, और इस बार ना मिसाइल से हमला किया है ना एयरक्राफ्ट से हमला किया है, बकायदा इनके बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 50-100 किलोमीटर अंदर ईरान की आर्मी की फोर्सेस आई हैं, और उन्होंने आकर के एक आतंकवादी 2 जगहों पे टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है और उसको उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है। उसमें वो एक इस्माइल शेख करके बंदा है, उसको भी निपटा दिया है। अब ये आतंकवादी संगठन जैशुल अदल करके है। अब बहुत अच्छी बात ये की है ईरान ने कि ये जैशुल अदल और ये इस्माइल शेख जो था ये बंदा, ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान के चाबहार से हमारे कुलभूषण यादव को किडनैप करके ला करके पाकिस्तान में आईएसआई को बेचा था। तो ये कहानी हुई है। अब ईरान ने ला करके इनके उन लोगों को, उन एसेट्स को ठोक ठाक दिया है, और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गोल है, बोलती बंद है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो ईरान ने भी अब एक हैबिट बना ली है कि वो जब मन में आता है इनका बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसते हैं, इनको ठोक पीट के आतंकवादियों को चले जाते हैं। और मजे की बात है वो इतना 50-100 किलोमीटर अंदर तक आ जाते हैं, रास्ते में उनको पाकिस्तान की आर्मी दिखाई नहीं देती कहीं, या कोई टकराव नहीं होता। तो पता नहीं किस टाइप का बॉर्डर है, क्या है। बहरहाल पाकिस्तान टेक्निकली देखा जाए तो एक ख़त्म टाइप का देश है, जिसके बॉर्डर्स का कुछ अता पता नहीं है, और पड़ोसी उसके बॉर्डर्स को गिनते नहीं हैं। बस वो भारत के साथ एक हंगामा किए पड़े हैं। तो भारत ने अभी इनको एक थप्पड़ मार दिया बैठे बैठे कि रावी नदी के ऊपर डैम बना लिया था इंडिया ने। ऑफिशियली इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम रावी नदी से एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब वो लोग बेचारे, उस पर भी कुछ जवाब देने की या बोलने की उनकी गवर्नमेंट की कोई हिम्मत ही नहीं पड़ रही, और पब्लिक जो है वो रो रही है। जवाब इसलिए नहीं दे रही वहाँ की सरकार, क्योंकि रावी नदी का जो पूरा कंट्रोल था वो शुरू से भारत के पास था। भारत से बह के रावी इनके यहाँ जा रही थी, क्योंकि हम उस पानी को रोक नहीं पा रहे थे, डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमने एक डैम बना लिया, तो हमने रोक लिया, डाइवर्ट कर लिया पानी। उस पे पहले भी इनका कोई राइट नहीं था, इनको वो पानी फ्री में मिल रहा था, और वो बह के सीधा लाहौर के बाजू से निकलता था, तो इनके लाहौर शहर को वाटर की सप्लाई और बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी सहूलियत हो जाती थी। अब इनको पानी ढूंढना पड़ेगा लाहौर वालों को कि कहाँ से पिएंगे। ये रही बात पाकिस्तान की।
अब इस कड़ी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक कलाकारी और हो रही है। वहाँ पे जो आसिम मुनीर हैं, जो उनका आर्मी का चीफ है, वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी हरकतें काफ़ी हद तक शी जिनपिंग से मैच करती हुई दिख रही हैं। शी जिनपिंग ने हाल में अपने यहाँ पे आर्मी के जो टॉप लीडरशिप है, उसके अंदर बहुत काट-छाँट की है और दर्जनों की तादाद में मतलब जो टॉप के आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको या तो अरेस्ट किया है या मरवा दिया है या नौकरी से निकाल दिया है, बहुत कुछ किया है। उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अभी खबर आई कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, उसके टॉप के 6-7 ऑफिसर्स, उसमें से 2-1 रिटायर हो गए हैं हाल में और बाकी के जो कुछ हैं, तो ऐसे 6-7 ऑफिसर्स को इन लोगों ने कोर्ट मार्शल करने का डिसाइड किया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो इस समय एयर फोर्स का चीफ है, वो बेहद करप्ट आदमी है और बेहद नकारा आदमी है, क्योंकि वो क्या है, उसके करियर में उसने कभी फाइटर प्लेन उड़ाया नहीं है, बट वो जुगाड़ करके एयरफोर्स चीफ बन गया है। तो इनकी जो बाकी ऑफिसर्स हैं एयरफोर्स के, उनका ये कहना है कि ये आदमी एयरफोर्स पायलट्स को लेकर के इसके दिल में एक चिढ़ है, तो ये उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करता जाता है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं और फाइटर पायलट्स हैं, वो मोस्टली सबके सब ग्राउंडेड हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको किसी तरीके का बजट या फंड कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये पूरा पैसा उल्टे सीधे चीज़ों पे खर्चा करके और उसमें भारी कमीशन खा रहा है। ये आरोप आर्मी के एयरफोर्स मतलब उनके ही पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने लगाना शुरू किया। उस बदले की कार्रवाई में उस एयरफोर्स चीफ ने कुछ सिद्धू करके नाम है इसका एयरफोर्स चीफ का, तो सिद्धू ने एक लिस्ट बनाई और टॉप के अपने 6-7 ऑफिसर्स को उल्टे केसेस में फंसा फुसू करके और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल शुरू करवा दिया और आसिम मुनीर ने भी उसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, टांग दो सालों को। तो उनके ऊपर केस वगैरह चालू कर रखा है और वो सब बेचारे जेल वेल जाएंगे। इसी टाइप की हरकत काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ आसिम मुनीर कर चुका है। वो भी टॉप के बहुत सारे ऑफिसर्स को टारगेट करके निकाल चुका है। रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर ही दो गुट बन गए हैं असंतुष्ट ऑफिसर्स के। एक धड़ा वो है जिनके की आगे वाले जैसे आसिम मुनीर पावर में है, यहाँ ये सिद्धू पावर में है, तो इनके जो चापलूस चमचे हैं, इनका एक ग्रुप है और इनके जो एंटी हैं, उनका एक ग्रुप है। और ये मामला जो है, अब हम लोगों को रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है कि जब मन आता है अफगानिस्तान से तालिबान और टीटीपी तालिबान, तहरीके तालिबान कह लीजिए, बलोच लिबरेशन आर्मी कह लीजिए या ईरान की आर्मी कह लीजिए, तो ये सारे के सारे जब मन में आता है इनके बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं और अटैक्स करके अपने मनमाना निकल जाते हैं। अब वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि इन सब अटैक्स के पीछे जो इनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो पाकिस्तान आर्मी के ही ये जो असंतुष्ट ग्रुप है, इसके द्वारा दी जाती है कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे आप चले जाओ, इस आदमी की ड्यूटी है, ये आपको रास्ते में नहीं आएगा। और उसका रिजल्ट है कि बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक करके जा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की आर्मी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के 15-15, 20-20, 30-30 लोग एक-एक हमले में मारे जा रहे हैं, पुलिस चौकियों पे कब्जा किया जा रहा है। हाल में बीएलए ने केच केच ही था शायद, या कौन सा शहर था, उस पूरे शहर पे कब्जा करके रखा हुआ था और 72 घंटे कब्जा करके वो बैठे थे। उसके बाद बोर होकर के वो खुद बेचारे उठ के चले गए वहां से, उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी नहीं पहुंची थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से पाकिस्तान डिसमेंटल टाइप का हो चुका है, एक पंगु टाइप की हालत में पड़ा हुआ है। और आज स्थिति ये है कि तालिबान अगर इनके ऊपर हमला कर दें तो वो जितना एरिया चाहेंगे उस पर कब्जा कर लेंगे, इनकी उससे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। यही हाल ईरान का है। ईरान को भी ये दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली ईरान को बहुत समय से ये
वो है, कोशिश है कि बलूचिस्तान पूरा मैं अपने में मिला लूं। अभी बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान के पास है, तो ईरान की कोशिश है कि बलूचिस्तान को मैं अपने में मर्ज कर लूं, तो मेरे पास अच्छा खासा एक एरिया आ जाएगा और साथ में ग्वादर पोर्ट आ जाएगा। तो वो एक खेल चल रहा है। ईरान सिर्फ रुकता है तो वो इसलिए क्योंकि ईरान के साथ चीन के भी संबंध अच्छे हैं और ग्वादर में चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर कभी ईरान की और चीन की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो उसके बाद ईरान ये करने से रुकेगा नहीं। ऐसे ही अफगानों की भी नज़र बलूचिस्तान के ऊपर है, क्योंकि उनको ग्वादर पोर्ट मिल जाएगा तो उनको समंदर का एक रास्ता मिल जाएगा। आज की डेट में अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। उनको इंपोर्ट कुछ भी करना होता है, राशन पानी कुछ भी, या अपना कोई माल जो है, क्योंकि अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स और फलों की अच्छी खासी खेती होती है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें पोर्ट चाहिए होता है। तो वो या तो पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं या ईरान के थ्रू करते हैं। तो उनका भी एक टारगेट है कि अगर हमको बलूचिस्तान का एक हिस्सा मिल जाता है और ये ग्वादर पोर्ट मिल जाता है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा होकर के रखी है, जहां पे कि ईरान और अफगानिस्तान दोनों की नज़र उनके बलूचिस्तान पे है। और भारत तो मतलब बहुत छोटा सा एक पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहा है। अगर आप देख लें बलूचिस्तान को, तो ये अकेला ही पूरे पाकिस्तान का 45% एरिया है। अगर ये टूट फूट जाता है, अलग हो जाता है, तो पाकिस्तान सीधे आधा हो जाएगा। और उस पर से अगर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह का एरिया वो अफगानिस्तान ले जाता है, तो पाकिस्तान का साइज तो बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, वो किसी काम के लायक देश नहीं बचेगा। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए दिन पर दिन ये हालत खराब है। और भारत का जहाँ तक व्यू पॉइंट है, तो भारत की सरकार का बड़ा क्लियर सोचना ये है कि हमें इस फालतू से देश से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे और खून बहाने की कोई मतलब नहीं है। ये जिस हालत में चल रहे हैं, ये खुद ही घुटनों पर गिर जाएंगे, खुद ही टूट के बिखर जाएंगे, और वो स्थिति बनती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का आना भी ऑलमोस्ट तय है, तो अब पाकिस्तान के अंदर वो मॉरल या नैतिक हिम्मत भी नहीं बची है कि वो भारत को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सके। उनको ये दिख रहा है साफ साफ कि भारत में फिर से मोदी की सरकार आ रही, तो भारत की पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके बदलने वाली तो नहीं है। तो ऐसे में भारत से अगले 5 साल में किसी तरीके का कोई सपोर्ट मिले, ये संभव नहीं है। और बिना भारत के सपोर्ट के 1947 से आज तक पाकिस्तान का जिंदा रह पाना, खड़ा रह पाना असंभव था। जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इनको एक लाइफलाइन के इन्होंने अलग अलग रास्ते बना रखे थे भारत के अंदर खून चूसने के, वो नरेंद्र मोदी जी ने बंद करने शुरू किए। पाकिस्तान धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर चुका है। तो अब भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान की जो अस्तित्व है, वो धीरे धीरे करके खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगले 5 साल मोदी के आने के बाद पाकिस्तान को सरवाइव करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान को कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है, कोई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है जो इतना पैसा इनको दे सके कि ये जिंदा रह सकें, ये चल सकें। ये देश खुद अपने दम पे पैसा कमा करके जिंदा रहने लायक ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी आगे भविष्य में होगा। तो ऐसी हालत में इनकी तबाही और बर्बादी तय है। आगे देखते हैं होता है क्या। नमस्कार, जय श्री राम।